दुबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अचानक हर किसी को मायूस कर दिया। दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान अचानक क्रैश हो गया। आज इस एयर शो का आखिरी दिन था, लेकिन एयर शो खत्म होने से पहले दर्दनाक हादसा हो गया। जो तेजस आज क्रैश हुआ उसने कल शानदार तरीके से उड़ान भरी थी, हवाओं में गोते लगाए और बिल्कुल तय तरीके से लैंडिंग भी की। आज तेजस जेट वही था, पायलट भी वही था, लेकिन अचानक 10 सेकंड में तेजस क्रैश हुआ और चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। दुर्घटना का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। जांच टीमें घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं। वायुसेना ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि इस कठिन समय में वो शोकाग्रस्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का आदेश दे दिया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। चंद सेकंड्स के भीतर दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान एरोबेटिक डिस्प्ले के दौरान अचानक नीचे की ओर गोता लगाने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है और देखते ही देखते वो जमीन से टकराता है और वहां जोरदार धमाका होता है। ये धमाका बहुत तेज था, यानी कि जो पायलट अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकलने का, इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि वहां जो लोग मौजूद थे उनकी जान बचाने के लिए पायलट ने ये सही समझा कि वो इससे किसी ऐसी जगह पर क्रैश कराएं जहां लोग ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचे, और फिर जोरदार धमाके की तस्वीर आपने देखी है। आपको जानकारी दे दें कि दुबई एयर शो इस साल 17 से 21 नवंबर तक DWC दुबई एयर शो साइट पर आयोजित किया जा रहा है और आज शो की समाप्ति से पहले ये दुखद और दर्दनाक हादसा हो गया। ये तस्वीरें सामने आ गई जिसने सबको चौंका दिया है और कई प्रश्न इस हादसे के बाद से खड़े होने लगे हैं कि हादसा आखिरकार हुआ कैसे है। तेजस जिसकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है, वो तेजस विमान आखिरकार क्रैश कैसे हो गया। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले का मौका था तो तेजस कैसे क्रैश हो गया, कहां पर खराबी आई, क्या किसी तरीके से कोई दूसरा एंगल भी इसमें तलाशा जा सकता है, क्या किसी साजिश के एंगल से भी इसमें जांच की जाएगी। ये तमाम बातें हैं जिन पर लगातार जो इस वक्त चर्चा है वो की जा रही है। लेकिन एक एक तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है वो कैसी तस्वीर है और कैसे चंद सेकंड्स में हादसा हुआ है। पवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, जरा तस्वीरें दिखाइए, एक एक तस्वीर बताइए जरा दर्शकों को, ये हादसा कैसे चंद सेकंड्स में हो गया। बिल्कुल, दुबई एयर शो के दौरान जब ये हादसा हुआ तो ये वो पहली तस्वीर है जिसमें आपको प्लेन एयरपोर्ट की सीमा के करीब में क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक 360 डिग्री लूप लेने के बाद जब प्लेन नीचे आया उसके बाद रिकवर नहीं हो पाया, पायलट की तरफ से इजेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई, इसको एंड मोमेंट तक वापस हवा में ले जाने की कोशिश यहां की गई और फ्लैट बेड देखिए आप जरा, अगर इस प्लेन को यहां देखेंगे ध्यान से तो एक 360 डिग्री रोल लेने के बाद जब वापस रिकवर करने की कोशिश यहां तेजस के द्वारा की जा रही थी उसी वक्त यह दुर्घटना हुई है। पायलट ने इजेक्ट नहीं किया है, इस बात की कंफर्मेशन आ गई है। ये एक पहला वीडियो है, इसमें आप देखेंगे तो एक 360 डिग्री का जो एक बैरल रोल के बाद 360 डिग्री लिया था, यानी अगर आप प्लेन के एक्रोबेटिक स्किल्स को देखेंगे तो प्लेन ने पहले उड़ान भरते हुए एक बैरल रोल लिया, यानी अपनी धुरी के आसपास 360 डिग्री घूमते हुए प्लेन आगे गया। उसके बाद प्लेन जब ऊपर 360 घूमते हुए नीचे की तरफ आ रहा था तो बेहद जमीन के करीब आया और यहां से रिकवर करने की कोई संकेत नहीं। अगर आप देखेंगे तो प्लेन शुरुआत में यहां दिखाई देता है और उसके बाद तुरंत नीचे की तरफ जाता है, वहां रिकवर करने की कोई चांस नहीं है और सीधा जमीन से आकर टकराता है और इस तरीके से एक बड़ा धमाका यहां पर होता है। आपको बता दें कि तेजस 4.5 जनरेशन 4000 किलो की पेलोड की क्षमता वाला यह विमान जो लगातार दुबई एयर शो में डिस्प्ले कर रहा था, आज आखिरी दिन था और उस वक्त यह हादसा हुआ। आपको बता दें यही पायलट, यही विमान लगातार 3 दिन से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए दिखा रहा था। हम अपने पीसीआर को कहेंगे कि एक बार कुछ और तस्वीरें दिखाइए। पहली तस्वीरें आई हैं जब फायर एंड रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंची है, पूरी तरीके से मलबा यहां दिखाई दे रहा है। यहां जो आप देख पा रहे हैं ये जेट का इंजन आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जो अब सामने आ रही हैं। इंजन अलग से दिखाई दे रहा है, यहां कॉकपिट का हिस्सा आगे आकर गिरा है और ये तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार कोई भी एयर शो होता है तो फाइटर प्लेन वहां अपनी क्षमताएं दिखाता है और उसमें बहुत सारे ऐसे वो डॉग फाइट के सीक्वेंस होते हैं जो
प्लान्ड होते हैं कि आप क्या क्या दिखाएंगे, जिसमें कोबरा पोज होता है, जिसमें प्लेन सीधे ऊपर जाता है, स्टॉल करता है, उसके बाद 360 डिग्री घूमते हुए नीचे की तरफ आता है। बैरल रोल भी उसी एक मैन्यूवर का हिस्सा है। तो ये सारा सब मिलाकर होता है वो है। और अगर दूसरा एक वीडियो और दिखाएंगे, एक लंबा वीडियो है जिसमें शुरुआती जो एक्रोबेटिक स्किल्स हैं वो दिखाई दे रही है। 1 मिनट 13 सेकंड का वो वीडियो है, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से मैन्यूवर आने से पहले किए हैं। आपको बता दें, कोई भी सॉर्टी, इस तरह की डिस्प्ले सॉर्टी शुरू होती है तो पहले प्लेन टेक ऑफ करने के बाद हवा में जाता है और फिर एक तय पॉइंट पर पहुंचने पर वो अपनी एक्रोबेटिक स्किल्स दिखाते हैं, किस तरीके से कौन कौन से मैन्यूवर ये प्लेन कर सकता है, वो यहां पर दिखाने की कोशिश की गई थी। और यही डिस्प्ले पिछले 3 दिन से लगातार हो रहा है, हमने लगातार इसकी तस्वीरें देखी हैं। लेकिन आज जब आखिरी दिन था दुबई एयर शो का, उस वक्त ये दुर्घटना हुई है और आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं प्लेन के बिखरते हुए आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआती जो तस्वीरें हैं उनमें स्पष्ट पता चल रहा है कि प्लेन जब 360 डिग्री का एक रोल लेने के बाद नीचे आया तो वहां से रिकवर नहीं कर पाया। और अब सारा फोकस इसी डेटा पर होगा कि क्या कोई टेक्निकल एरर था, कोई सैबोटाज था, या क्या वजह रही कि इस हाई जी टर्न का मतलब जब कोई प्लेन इस तरह से कोई एक्रोबेटिक हरकतें करता है तो 9 गुना ग्रेविटी का सामना प्लेन करता है। और इसीलिए बॉडी टू थ्रस्ट रेशो जिसको कहा जाता है कि वजन कितना है प्लेन का, उससे बहुत बड़ा फर्क रहता है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, इन तस्वीरों पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, और ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बड़ी खबर ये है कि बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। सीएम नीतीश के पास गृह मंत्रालय नहीं रहेगा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। तो ये बड़ा उलटफेर इस वक्त बिहार की सियासत में हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं। लेकिन इस बार की सरकार में अगर कुछ बदला है तो ये बदला है कि गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास रहेगा। यानी ये जो गृह मंत्रालय है ये सम्राट चौधरी के पास रहेगा। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिसे अपने पास रखने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। अपनी पावर इसी के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है, अपनी इंपॉर्टेंस इसी के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। और नीतीश कुमार लगातार यही कोशिश करते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे। लेकिन अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, बड़ी खबर यह है कि बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। जो पोर्टफोलियो का बंटवारा है उसमें नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। यानी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बिहार की बता रहे हैं। बड़ी खबर बिहार की, कल ही नई सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने कल मंत्री पद की शपथ ली है। और आज जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार, जिनके पास गृह मंत्रालय हमेशा रहा, वो नीतीश कुमार अब गृह मंत्रालय को छोड़ चुके हैं। ये गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, यानी सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने कैसे सम्राट चौधरी को ये गृह मंत्रालय ट्रांसफर किया, क्या बातें हुई, कौन कौन सा पोर्टफोलियो कहां पर गया, अब इस पर चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन ये बताता है कि बिहार की सरकार में कैसे सब कुछ अब मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है। और जिस कोऑर्डिनेशन की बात जेडीयू और बीजेपी के बीच में कही जा रही थी, वो कोऑर्डिनेशन कैसे वक्त के साथ और बेहतर होता जा रहा है। ये उसी कोऑर्डिनेशन की एक और मिसाल है कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी जो एक रसाकसी की बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के बीच में बातचीत चल रही है, क्योंकि जेडीयू के इस बार विधायक बढ़ चुके हैं और इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय होते हैं, जो पोर्टफोलियो होते हैं, वो अक्सर जेडीयू अपने पास रखना चाहती है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। नीतीश कुमार के पास अब गृह मंत्रालय नहीं है।
ये बड़ी खबर आपको बिहार की बता रहे हैं। बिहार में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, 202 सीटों पर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतकर कल नई सरकार का गठन हुआ है। और अब बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय के साथ अक्सर सीएम की कुर्सी पर बैठा करते थे, वो गृह मंत्रालय अब उन्होंने छोड़ दिया है। गृह मंत्रालय नहीं है, यानी कि होम मिनिस्ट्री नहीं है अब नीतीश कुमार के पास, और ये सम्राट चौधरी के पास है। बता दें आपको, आज ही मुलाकात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की थी और उसमें माना जा रहा था कि पोर्टफोलियो को लेकर बातचीत की जाएगी, पोर्टफोलियो को लेकर समन्वय बिठाया जाएगा दोनों दलों के बीच में। लेकिन अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, अगर नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रख रहे हैं और ये बीजेपी के पास गृह मंत्रालय जा रहा है, तो अब ये समझा जा सकता है कि बराबर बराबर की हिस्सेदारी दोनों ही दलों की है इस सरकार में। और बड़ी खबर यह कि जेडीयू के पास वित्त मंत्रालय है तो बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। बीजेपी के मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए गए हैं, पोर्टफोलियो बांट दिया गया है। जेडीयू के पास वित्त मंत्रालय है तो बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो बड़े मंत्रालय, एक तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास है और गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को छोड़ दिया है। तो ये समन्वय, ये कोऑर्डिनेशन या किस तरीके से बड़ी आसानी से पोर्टफोलियो का बंटवारा दोनों ही दलों के बीच में या एनडीए के बीच में हो गया है, ये अब खबरें सामने आ चुकी हैं, ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। और बड़ा उलटफेर ये इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अब नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, लेकिन गृह मंत्रालय जेडीयू के पास नहीं है। गृह मंत्रालय जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास रहेगा। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है, कैसे संभव हो पाया, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास कैसे गया? जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ा ये संकेत है, क्योंकि गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार अपने पास रखते थे और इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिश हुई, या कहें कि बीजेपी की तरफ से जब ये कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और लंबे समय के बाद अब एक बहुत बड़ा जो बदलाव है, जो आने वाले समय की राजनीति में भी बदलाव का कह सकते हैं कि संकेत है, कि गृह विभाग जो है अब बीजेपी के पास है, नीतीश कुमार के पास नहीं है और वो भी सम्राट चौधरी को मिला है। तो जाहिर है इससे एक बहुत बड़ा संकेत नज़र आ रहा है और सम्राट चौधरी का कद भी इससे दिखाई देता है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा को जो विभाग मिला है, खान एवं भूतत्व विभाग, वो पहले भी इस विभाग में थे, और भूमि एवं राजस्व विभाग, यानी दो विभागों का उनको जिम्मेदारी मिली है। मंगल पांडे पहले भी स्वास्थ्य विभाग में थे, एक बार फिर उनको स्वास्थ्य विभाग मिला है, और एक अतिरिक्त विभाग है विधि विभाग। संभव है कि जब 2 महीने के बाद कुछ और मंत्रियों का जब चयन हो, मंत्रिमंडल जब विस्तार हो, तब इनमें से कुछ विभाग दूसरों को दिए जाएं। लेकिन फिलहाल जो पहली जानकारी आई है, जो विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि दिलीप जायसवाल जो है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको मंत्री बनाया गया है और उद्योग विभाग उनको दिया गया है, अभी भी वो अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन, बीजेपी का एक बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा, एक बार फिर पथ निर्माण विभाग मिला है, बहुत ही अहम विभाग, पथ निर्माण विभाग, और इसके साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग, दोनों ही विभागों को वो पहले भी संभाल चुके हैं। रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और इससे पहले कृषि विभाग जो है वो विजय कुमार सिन्हा के पास भी रह चुका है। संजय टाइगर जो पहली बार मंत्री बने हैं, श्रम संसाधन विभाग उनको मिला है, और इसी तरह अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से जीत कर आए, धानुक जाति से आते हैं, पिछली बार ये खेल मंत्री थे, लेकिन इस बार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इनको मिला है। और फिर रमा निषाद की बात करें तो ये अति पिछड़ी जाति से आती हैं, मल्लाह समाज से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला है। श्रेयसी सिंह, इनको खेल विभाग मिला है। आप समझ सकती हैं श्रेयसी सिंह को ये विभाग मिलने की वजह क्या है, खेल जगत से आती हैं और जाहिर है ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी इनको मिला है। और लखेंद्र पासवान जो कि अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और उनको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। प्रमोद चंद्रवंशी, उनको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और सहकारिता दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा
हो गया, इसका इंतजार था और जाहिर है आज ये लिस्ट आ गई है। नीतीश, और इसके किसको अलावा क्या मिला ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा उलटफेर है, वो यही है कि वो नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, गृह विभाग अपने पास रखते हैं और स्पीकर का पद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। इस बार स्पीकर का पद को लेकर भी दो नाम सामने आए थे, बीजेपी ने भी अपना नाम दिया था, जेडीयू ने भी अपना नाम दिया था, लेकिन अगर गृह मंत्रालय के लिए नीतीश कुमार राजी हो गए और ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दिया गया है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ये समन्वय, ये बातचीत या बदले में क्या क्या दिया गया होगा, जेडीयू को क्या क्या मिला होगा, इस पर बात कर लेनी जरूरी है कि कैसे संभव हो पाया। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की खबरें आ भी रही थी कि बीजेपी की तरफ से गृह मंत्रालय की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये बहुत ही असंभव लगता था। यदि आप पिछले कुछ सालों को देखें तो गृह विभाग नीतीश कुमार के अलावा किसी और के पास होना शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इसलिए हमने कहा कि ये चुनाव है, उस चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा ये जो बदलाव है, वो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि गृह विभाग नीतीश कुमार ने छोड़ा है। और जाहिर है स्पीकर को लेकर भी कहा जा रहा है कि दोनों की दावेदारी है, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि बीजेपी के जो प्रेम कुमार है वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। गयाजी विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार जीत कर आए हैं, काफ़ी सीनियर है, कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं, तो बहुत संभव है कि प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जाए। और इस नाते जो बीजेपी के पास ही माना जा रहा है कि स्पीकर का पद रह सकता है। बिल्कुल ठीक है, यानी स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास है और गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास है। एक बड़ा उलटफेर है जो बिहार की सियासत में हुआ है। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास ही रखते आए हैं जितनी बार वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है, तो दूसरी तरफ दुबई में आज जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया है। आखिरकार दुबई के एयर शो में तेजस कैसे क्रैश हो गया, उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। पवन हमारे साथ लगातार हैं, पवन हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। पवन, कुछ और ताजा तस्वीरें हैं क्या जो आप दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, तस्वीरें दिखाएं उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। ये एयर शो लगातार चल रहा था जिसमें यही पायलट और यही विमान लगातार एक्रोबेटिक शो दिखाते हुए आए हैं, लेकिन ये वीडियो अपने आप में वो फाइनल मोमेंट्स है जब ये क्रैश हुआ है। अगर इस वीडियो के पहले हिस्से की हम बात करें तो उस वक्त एक बैरल रोल लेने के बाद एक 360 डिग्री रोल लिया गया था और जैसे ही प्लेन 360 डिग्री रोल लेने के बाद नीचे जमीन की तरफ आया, वहां से रिकवर नहीं कर पाया, यह जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एयर शो के दौरान पहले अफवाह उड़ाई गई कि ऑयल लीक हुआ है, सैबोटाज के एंगल से भी एक्सपर्ट्स इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यहां हो रहा है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही वो 360 डिग्री रोल कंप्लीट हुआ है उसके बाद वो बेहद जमीन के करीब था तेजस विमान और यहां से वो रिकवर नहीं कर पाया है। जैसे आपको बताया कि किस तरीके से जब विमान इस तरह की कलाबाजियां करता है तो उस पर 9 गुना तक अधिक ग्रेविटी 9G तक का असर होता है, जिससे इंजन को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पावर लॉस दिखाई दे रहा है। जैसे वो नीचे आए उसके बाद पायलट की तरफ से लगातार कोशिश की गई, पायलट इजेक्ट करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं और इंडियन एयरफोर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि फैटल इंजरीज हुई हैं। विंग कमांडर लेवल के पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे और चूंकि ये तेजस है, हमारा इंडिजिनस होम ग्रोन एयरक्राफ्ट है, तो उसको लेकर सबकी निगाहें दुबई एयर शो के दौरान थी यहां पर। और अब फाइनल डे ये हादसा हुआ है तो अब उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है और जांच की जाएगी कि आखिर इन पवन, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल हैं जो मन में खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं, एयर मार्शल संजीव कपूर साहब हमारे साथ हैं, एयर कॉमेडोर एस बहल साहब हमारे साथ हैं और एयर कॉमेडोर कार्तिकेय काले साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं संजीव कपूर जी आपसे जानना चाह रही हूँ, सर आप मुझे इन तस्वीरों को जरा एक्सप्लेन करिए, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि वो तेजस जो कल तक उड़ान भर रहा था, हमारी शान को बढ़ा रहा था, अचानक आज आखिरी दिन इस तरीके से क्रैश हुआ और एक आग के गोले में तब्दील हो गया। फ्लाइंग डिस्प्ले एक बहुत ही प्लान्ड एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। इसके अंदर जहाज से लेके पायलट से लेके
सब चीजें बहुत बारीकी से सेलेक्ट की जाती हैं। तो एक फ्लाई पास्ट कंट्रोल अलग होता है हर एयर शो में, और ये जहाज अपनी एसओपी के तहत अपने प्लान मैनूवर्स कर रहा होगा। अब इस स्टेज पे जो वीडियोस में हम देख रहे हैं कि क्लोज टू ग्राउंड जब उसको पुल अप करना था वो क्यों नहीं कर पाया, इसके कारण कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी। ये एक मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, ये कोई फ्लाई बाय वायर का फेलियर हो सकता है, कुछ बर्ड इंजेक्शन हो सकता है, पायलट एरर हो सकता है, या जहाज में कुछ ऐसी चीज आगे होगी कि पायलट अंत तक कोशिश कर रहा होगा उसको रीलाइट करने के लिए या पुल अप करने के लिए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी खबर है कि हमने अपना एक जाबाज पायलट इस क्रैश में खो दिया। बट बुरी बात पूरी कहानी में ऐसी है कि जब तेजस में से उस टाइम वाटर ड्रेन से पानी निकल रहा था 2 या 3 दिन पहले, तो इंटरनेशनल मीडिया और जो हमारे विपक्षी देश वाले हैं उन्होंने बोला कि इनका भारत में निर्मित जो तेजस है उसका ऑयल लीक हो रहा है, और ये पूरी दुनिया के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने ट्वीट किया। और हमारे लिए दुख बात यह है कि दूसरे देश की धरती पे एक एयर शो में ये क्रैश हुआ, तो ये एक कहीं ना कहीं और देशों को भारत को नीचे दिखाने का एक कारण मिल जाएगा। बट तेजस पिछले 16 साल से उड़ रहा है और ये नोन पहला फेटल क्रैश है। एक पहले क्रैश हुआ उसमें पायलट रिजेक्ट कर गया था, और ये जहाज बहुत ही सेफ है, ये बहुत दिनों से बहुत सालों से फ्लाइंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आए दिन पूरी दुनिया में बहुत सारे एयर शोज में क्रैश होते हैं, बहुत ही दुखदायी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी चीजें पहले नहीं हुई हैं या आगे चलने पे नहीं होंगी। सर, जिसकी सौती सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है वो तेजस अगर इस तरीके से क्रैश हो जाए, कुछ ही सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील हो जाए, तो सवाल जहन में आते हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो तेजस आज क्रैश हुआ उसने कल शानदार तरीके से उड़ान भरी, हवाओं में गोते लगाए और बिल्कुल नए तरीके से लैंडिंग भी की। आज तेजस वही था, पायलट वही था, लेकिन अचानक 10 सेकंड में तेजस क्रैश हुआ और चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुर्घटना का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद दर्दनाक और दिल दिला देने वाला है। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये वाकई हादसा है या कोई साजिश है, ये पता लगाने की कोशिश अब की जा रही है और इसी के इर्द गिर्द अब ये जो पूरी की पूरी जांच है वो बैठाई जाएगी। बहलसर इन सवालों के जवाब मिलना बड़ा जरूरी है। वो तेजस जो कल तक हमारी शान में 4 चांद लगा रहा था, कल बिल्कुल ठीक तरीके से उड़ान भर रहा था, सारे करतब दिखा रहा था, अपनी पावर को दिखा रहा था, अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि आखिरी दिन आते आते तेजस पूरी तरीके से एक आग के गोले में तब्दील हो गया और आसमान पूरा धुएं से भर गया? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बहुत ही दुखद है, जैसे कि आप बता भी रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो ये है कि जैसे एयर मार्शल साहब भी बोल रहे थे कि ये सब प्लान्ड मनूवर होता है। ऐसा नहीं है कि पायलट डिसाइड कर लेता है वहां पे कि मैं ये करूंगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा हुआ होगा जो कि पायलट उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, चाहे वो इंजन फेलियर हो, चाहे वो टेक्निकल डिफेक्ट हो, और चाहे वो कोई और रीजन हो, या एक रीजन ये भी हो सकता है कि पायलट से खुद ही गलती हो गई हो, उसने वो मनूवर जो कर रहा है उसमें ऑल्टीट्यूड, देखिए ये सारे के सारे मनूवर बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे किए जा रहे हैं, यानी कि जमीन के पास, ताकि दर्शक उसको देख सके। और ये जहाज के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मार्च 2024 को अगर हम छोड़ दें, जब वो भी एक एयर शो टाइप ही था, एयर एक्सरसाइज थी जिसके अंदर ये जहाज क्रैश किया था क्योंकि इसका इंजन फेल हो गया था। इंजन G404 है, अमेरिकन इंजन है इसके अंदर, तो लेकिन अभी तक इसमें कभी कोई खास मेजर प्रॉब्लम आई नहीं थी। और अगर ये जहाज इधर हुआ है तो एक एडिशनल चीज मैं कहूंगा कि हो सकता है सैबोटाज भी हो, क्योंकि आपने देखा था कि बात चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि ऑयल लीक है, और ऑयल लीक के बारे में बहुत सारी बातें की गई, जबकि बाद में निकला कि वो तो सिर्फ पानी ही था जो निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रहा है, अपने जहाज खुद बना रहा है। बहुत कम देश हैं दुनिया के अंदर जो अपने जहाज खुद बनाते हैं, और ये तो बिना किसी की मदद के साथ बनाया जा रहा जहाज था, इंडिजिनस जहाज था। तो ये उससे भी हम कहें कि जो सैबोटाज है उससे भी रूल आउट नहीं कर सकते अभी। ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी कि क्या वो टेक्निकल डिफेक्ट था, क्या वो बर्ड डेट था, क्या इंजन फेलियर था, क्या पायलट की गलती थी।
थी। और अब तो सबसे पहले कोर्ट इंक्वायरी टीम ढूंढेगी कि वो जो बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स जिसे हम नॉर्मली कहते हैं या फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, तो उसको रिकवर करके जो भी पूरा, आप देखिए 10 मिनट की ये सॉर्टी के अंदर क्रैश हुआ, तो इसका मतलब कुछ मनूवर उसने कर दिए थे और कुछ मनूवर वो करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले जहाज में वो मश आया, वो अनकंट्रोल सिचुएशन आई जिसको पायलट एंड तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और बिल्कुल सर, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि भाई अपने डेमो रूटीन के दौरान वो सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक धीरे धीरे करके उसकी ऊंचाई कम होने लगी और फिर बहुत जोर का ब्लास्ट होता है, धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में छा जाता है, आग के गोले में जो तेजस है वो तब्दील हो जाता है। और इसीलिए सवाल है मन में कई कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। जिस इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें अलग अलग तरीके से फैलाई जा रही थी, क्या इस तरीके का कोई एंगल भी हो सकता है, कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, क्या कोई त्रुटि मानवीय हो सकती है, तमाम एंगल हैं जिन पर जांच की जाएगी। कार्तिकी सर, अभी पहले तौर पर आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि सामान्य ऊंचाई पर उड़ता हुआ तेजस नजर आ रहा है, अचानक धीरे धीरे करके ऊंचाई कम हो रही है और फिर ये टचडाउन होता है, क्रैश होता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है, क्या थॉट आपके जहन में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर, क्या हो गया होगा अचानक से? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोई भी एयरबोर्न मनूवर और स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे जिस तरह की एरोबैटिक मनूवर्स करे जाते हैं, उसमें जो हवाई जहाज है और पायलट है वो दोनों बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं। हाई स्ट्रेस सिचुएशन का मतलब है कि वो शरीर पे, दिमाग पे, उसके ऊपर एक हाई प्रेशर रहता है। देखिए, डेफिनेटली इंटरनेशनल एयर शो में जहां आप देश की साख को लेके आप उड़ा रहे हैं हवाई जहाज, और वो भी देश में निर्मित एक हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट करना चाहते हैं। तो वो हाई प्रेशर तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप हवाई जहाज में बैठते हैं, आप हवाई जहाज को चालू करते हैं, वो प्रेशर शुरू हो जाता है। अब वो प्रेशर जो है, आप जब हवा में करतब कर रहे होते हैं तब वो प्रेशर बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ता है। ट्रेन्ड पायलट जो हैं वो इसको आराम से करते हैं, इस पे कोई ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये मानना कि वो बड़ा नॉर्मल सिचुएशन है, ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, और वो भी इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, जहां पायलट जो है वो ऑब्वियसली एक हाई स्ट्रेस सिचुएशन में है। सारे मनूवर्स जो किए जा रहे हैं वो हवाई जहाज के एक्सट्रीम मनूवर्स हैं, मतलब वो ऐसे मनूवर्स हैं जो हवाई जहाज के एक्सट्रीम पोजीशन पे लड़ाई के समय जो किए जाते हैं, वो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल जगहों पे, नॉर्मल तरीकों से इस तरीके के मनूवर जो है एक छोटी सी जगह में नहीं किए जाते कभी। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें कि उसकी जो प्रोबेबली पूरी की पूरी जो उसकी रूटीन थी, रूटीन का मतलब होता है कि आप एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से आप एरोबैटिक्स दिखाते हैं। यानी कि वो टेक ऑफ करता है हवाई जहाज टेक ऑफ करने के बाद एक मनूवर करता है, फिर उसके साथ दूसरा मनूवर करता है, तीसरा मनूवर करता है, और वो जो प्लान्ड मनूवर उसके होते हैं वो 5 मनूवर या 4 मनूवर, 6 मनूवर, 10 मनूवर, जितने भी प्लान्ड हैं तेल के हिसाब से और हवाई जहाज कहां पर क्या कर रहा है उसके हिसाब से, देन उसके बाद वो लैंडिंग करता है। अब इसमें बड़ा क्लियर है, क्योंकि 2 दिन से वो ये मनूवर्स कर रहा था, कि ये नॉन फेमिलियर एयरफील्ड नहीं है। मतलब अब उसको, पायलट को ऑब्वियसली आदत है, वो समझ रहा है कि कहां पर से क्या करना है, तो देयरफॉर द सिचुएशन इज नॉट दैट न्यू, इतनी नई बात नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि जो देखिए, जो आप फिल्म दिखा रहे हैं उसमें एक एंगल से दिख रहा है, परंतु यूट्यूब पे एक और एंगल की फिल्म अवेलेबल है जिसमें हवाई जहाज जब है रोल कंप्लीट करके एक डाउनवर्ड मनूवर, अचानक से उसकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ, नाक जो है नीचे की तरफ गिर रही है। देयर आफ्टर द पायलट ट्राइज टू रोल, वो उस पायलट जो है हवाई जहाज को रोल करने की कोशिश करता है, विंग्स लेवल लाने की कोशिश करता है, और इस विंग्स लेवल लाने की पोजीशन में हवाई जहाज कंटिन्यूअसली नीचे आता है एंड वो ग्राउंड में चले जाता है। हाँ। देखिए, इसको एक मश बोलते हैं। मश यानी फिजिक्स का एक लॉ है, इनर्शिया का। इनर्शिया का मतलब है कि अगर आप किसी चीज में कर रहे हैं, जैसे हवाई जहाज, अगर गाड़ी तेज चल रही हो, आप अचानक ब्रेक लगाएं तो आपका शरीर रुकता नहीं है, वो गाड़ी की तरफ जिस तरफ चल रही है उस तरफ आगे जाता है। हवाई जहाज के साथ भी यही होता है। तो वो इनर्शिया में हवाई जहाज जो है जमीन से टकरा गया। यदि वो थोड़ी और ऊंचाई पे होता तो शायद वो आराम से निकल जाता। इस समय देखने से मुझे ऐसा लग रहा है, और दोनों एंगल की फिल्म्स जिस तरह से मैंने देखी है उसमें डेफिनेटली जो है कुछ गड़बड़ हुई है उस समय पे, जब वो वहां से गड़बड़ क्या है यही पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ क्या हुई है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर आपके पास आऊं उससे पहले, मनीष, कोई नई जानकारी मिल पा रही है कि इस हादसे से जुड़ी हुई?
देखिए, अभी तक जितनी भी जानकारी जुटा पाए हैं, खासतौर पे जो सीनियर ऑफिशियल्स इस समय वो मौजूद हैं, दुबई एयर शो में मौजूद थे, उसके अलावा एचएएल की टीम, तो ये तस्वीरों के माध्यम से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। दरअसल ये नेगेटिव जी पुशओवर या इन्वर्टेड जी पुशओवर के तौर पर आप इसे समझ लीजिए, जैसा कि अभी सीनियर ऑफिशियल जो यहाँ पर हैं वो सब बता भी रहे थे। दरअसल जब ये पूरा का पूरा हुआ तो ये उनके द्वारा ये बताया गया एचएएल के द्वारा कि एक एनवेलप होता है पूरी की तैयार, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कितनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एयरक्राफ्ट मैनोवर कर सकता है, कैसे ये मूव कर सकता है, कैसे ये मैनोवर और इसकी कैपेबिलिटी है। दरअसल उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा खाका तैयार है और विंग कमांडर जो रैंक ऑफिसर हैं जो इसको फ्लाई कर रहे थे वो खुद Su-30 पायलट रह चुके हैं पहले, और वो इस समय ये तेजस मार्क 1 जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको फ्लाई कर रहे थे। और ये जिस तरीके से रोल करते हुए इन्वर्टेड जी पुशओवर दिखाई दे रहा है तो उससे बहुत ही क्लियर है कि 4 से 5 सेकंड के अंदर चाहे तकनीकी खामी हो या बर्ड हिट हो या फिर कोई और इसमें प्रॉब्लम आई है, वो सारी की सारी तफ्तीश की जाएगी और इसीलिए हाई लेवल इंक्वायरी इसका गठन कर दिया गया है। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा कि ये सीक्वेंस कैसे हुआ, कितने बजे सॉर्टी हुई, उसके अलावा घटना घटी, और इसी को देखते हुए अब पूरी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। प्राची, बिल्कुल इसकी आगे जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक और बात जो यहाँ डीके पांडे सर कही जा रही है वो ये कि जो वहां बैठे हुए लोग हैं जो उनकी तरफ से भी बातें कही जा रही हैं वो यही कि पायलट ने वहां मौजूद लोगों की जान बचाई, क्योंकि डिस्प्ले में बड़े करीब होते हैं लोग, इस शानदार शो का लुत्फ उठा रहे होते हैं, सबकी पावर देख रहे होते हैं, और ऐसे में तेजस अचानक से ऊंचा उड़ता उड़ता नीचे आ गया। किसी ऐसी जगह पर यह प्लेन क्रैश करवाना पायलट की जिम्मेदारी रही जहां कम नुकसान हो, जहां लोगों को नुकसान ना पहुंचे, और ऐसा ही इस तस्वीर को देखकर हमें लग रहा है। डीके सर, देखिए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब भी आप देखते हैं और आप श्योर हैं कि एयरक्राफ्ट का कंट्रोल आप खो चुके हैं और अब आपके कंट्रोल में जहाज नहीं है, तो आप ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर पॉपुलेशन नहीं हो, खुला इलाका हो, ताकि डैमेज कम हो, नीचे जान माल का नुकसान कम हो। लेकिन अब हमको यहाँ देखना होगा कि जो एयर शो 17 से शुरू हुआ और तेजस जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, ऐसे हालात में ऐसा हादसा क्यों हुआ। देखिए, हादसे हो सकते हैं, डे टू डे रूटीन ट्रेनिंग जो है होती है, तो उसमें हादसे उसका एक हिस्सा है, वो ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, लेकिन फटल होना ये निश्चित रूप से दुखदाई है। सोचिए आप, जब ये जहाज 2015 में जब इंडक्ट हुआ और 25 है, 10 साल के अंदर ये दूसरा क्रैश है, तो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है तेजस का, और तेजस का ऑपरेशन हम देख रहे हैं, बहुत गहराई के साथ देख रहे हैं, इसके परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इसके जो है वेरियस प्रोफाइल्स देख रहे हैं, इसने अपनी जो हमारी उम्मीदें थी उस पर पूरा खरा उतरा है। तो निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, देखना होगा कि ह्यूमन एरर है, पायलट एरर है। मुझको उम्मीद कम लगती है पायलट एरर की, क्योंकि रीजन उसका ये है कि जब पायलट पहले भी ये सब मैन्यूवर करता रहा है, मेंटली वो तैयार है ऐसे स्ट्रेस के लिए, और वो लो लेवल एक मैन्यूवर पहले कर चुका है, तो उसको पता है कि दिक्कत होगी। लेकिन ये पुलअप नहीं होना जहाज का, वो बताता है कि कहीं कुछ खामी सी हुई है, अचानक हुआ, कुछ कह नहीं सकते कि हादसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये तो जब सामने फैक्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। दुबई में भारतीय वायुसेना की दोनों टीमें पायलट्स के जो बहुत प्रशिक्षित पायलट हैं, क्योंकि ये भारतीय हमारे डिफेंस प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और हम पूरे विश्व में शोकेस कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज को कि जहाज कितना काबिल है, और लोगों ने इसका स्वागत किया। वहां पर पाकिस्तान का JF-17 था, लेकिन उसको मौका नहीं मिला वहां पर ऑपरेशन दिखाने का, वो ग्राउंड पर रहा। तो ये बताता है कि किस प्रकार से लोगों का विश्वास है इस जहाज पर। और एक ही चीज जिससे मैं डरता हूं ये है कि जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑयल लीक के बारे में अभी चर्चा हुई, तो ऐसे एलिमेंट्स जरूर कुछ न कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा करना चाहेंगे जिसमें कि ये कह सकें कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें काफी खामियां हैं। देखिए, ये चीजें जब हम तैयारी करते हैं, ये लंबा समय लगता है, जहाज बनाना इतना प्रौद्योगिकी इतनी सिंपल नहीं, इतनी आसान नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमने प्रयास किया है। निश्चित रूप से हमने देरी से शुरुआत की, निश्चित रूप से, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब भारत के डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम की तारीफ हो रही है, जब भारत मेड इन इंडिया की बात करता है, जब भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ होती है, भारत की मजबूती की तारीफ होती है, और तेजस जिसके बारे में मेरे दोनों मेहमान भी बता रहे हैं कि इसे सुरक्षित जेट के तौर पर देखा जाता है, जब से बेड़े में शामिल हुआ है, सिर्फ एक क्रैश की घटना हुई है, आज दूसरी क्रैश की घटना हुई है, ऐसे में मनूवर करता हुआ ये कैसे तेजस अचानक से क्रैश हो गया, इस पर अब जांच की जा रही है। इन सवालों का पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई यहां कोई टेक्निकल एरर हुआ, कोई मानवीय त्रुटि हुई, या फिर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए, जिस तरीके से लीकेज दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वो तमाम एंगल भी हो सकते हैं जिसके तहत अब जांच की जाए। और जिस विश्वास की बात कार्तिकेय सर अभी डीके पांडे सर कर रहे थे, वो विश्वास कहीं ना कहीं हैम्पर होता है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, और मन में प्रश्न यही आता है कि क्या कोई साजिश भी हो सकती है।
अगर एक एयर शो के दौरान जहां दुनिया में अब अपनी पावर को डिस्प्ले कर रहे हैं, इस तरीके की घटना हो जाए तो? देखिए, इसमें ये है कि पायलट्स तो सब इस बात के लिए ट्रेंड होते हैं। देखिए, फाइटर पायलट्स जो इंडियन एयरफोर्स के हैं वो प्रोफेशनली बहुत ही कैपेबल हैं, और मैंने कई ऐसे पायलट्स को ट्रेन किया है। तो इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि कैपेबिलिटी में और जिस तरीके से उनको वो पूरा मनूवर एग्जीक्यूट करना था उसमें कोई त्रुटि नहीं रही हो। अब कई बार क्या होता है कि आफ्टर ऑल आप एक मशीन फ्लाई कर रहे हैं। देखिए, बार बार ये बात आती है, एक मशीन फ्लाई कर रहे हैं आप, मशीन पे डिपेंडेंट है हवा में रहने के लिए, और क्योंकि आप मशीन में डिपेंडेंट है हवा में रहने के लिए, और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में फ्लाई कर रहे हैं, मतलब आप उड़ रहे हैं जो एनवायरनमेंट आपका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। इंसान जो है वो हवा में नहीं रहता है। तो क्योंकि ये दोनों चीजें आपके अगेंस्ट हैं, आपको हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए, रहना पड़ता है। और हवाई जहाज जो है उसको भी फुल परफॉर्मेंस की, उसकी जो एबिलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। और अब जब भी कभी इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में, एनवायरनमेंट, तीनों के कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली, जिस एनवायरनमेंट में आप फ्लाई कर रहे हैं पायलट के स्किल और ट्रेनिंग लेवल में, और उसके साथ साथ जो हवाई जहाज में, इन तीनों में कभी कोई गड़बड़ी आती है तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। एंड क्योंकि हम देखिए, इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी प्रैक्टिकल और बिल्कुल अच्छी सोच के साथ चलती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ये सब चीजें ना हो, परंतु जी सर, परंतु यदि ऐसी चीजें होती हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। देखिए, मैंने 35 साल फ्लाइंग करी है और फाइटर फ्लाइंग करी है, और उसके बाद मैं बहुत दम से कह रहा हूं कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। जो भी पायलट इंडियन एयरफोर्स में इस समय फ्लाइंग कर रहा है वो जानता है, जान हथेली पे है उसकी, वो जानता है कि उसके साथ ऐसे हादसे हो सकते हैं यदि सिचुएशन ऐसी बने। परंतु हर इंडियन एयरफोर्स के पायलट को इतनी बढ़िया तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि ये हादसे क्या सिचुएशंस बनती हैं? आपके पास भी एक्सपीरियंस है सर, जरा आप बता पाएं कि ऐसी क्या सिचुएशंस बनती हैं जो इस तरीके की तस्वीर सामने आती हैं, तेजस आग के गोले में तब्दील हो गया, आखिरी मोमेंट पर ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, उड़ान तो भर रहा है, कल अपनी ताकत, अपना दमखम दिखा चुका है, वही पायलट है, सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है जैसा आप भी बता रहे थे। आखिरी वक्त पर ऐसी क्या चीजें बिगड़ सकती हैं जिससे ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आए? देखिए, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये देखिए, एक हवाई जहाज जो है वो बहुत सारे पार्ट्स का बना होता है। आप ये मान के चलिए कि उसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख के अलग अलग चीजें जो है, कंपोनेंट्स जो हैं, जिनसे एक हवाई जहाज बनता है, और सब के सब जो है अल्टीमेटली 100% एफिशिएंसी पे काम करने चाहिए, तभी एक हवाई जहाज हवा में उड़ के वापस आ सकता है। इसीलिए जो हवाई जहाज की जो सर्टिफिकेशन होती है, उसकी प्रोसेस जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। एक हवाई जहाज को बनाना जो है एक बहुत ही मुश्किल काम है, और भारत ने अचीव किया है। अब देखिए, जैसा कि प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बोला है, पिछले 10 साल से हवाई जहाज है। और बाय द वे, मैंने इन दोनों यूनिट्स का, जो फ्लाइंग यूनिट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुई है, उनका इंस्पेक्शन किया था जब मैं फौज में था। और लेट मी टेल यू, इंस्पेक्शन में इट वाज वेरी क्लियर कि जो दोनों यूनिट्स हैं वो बिल्कुल एकदम, जिसे बोलते हैं आप, तलवार की धार के बराबर एकदम शार्प और केपेबल थी हर काम को करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स उनको देगी, या देश उन पे जो है उनको जिम्मेदारी देगा वो करने की। तो बात इन सब की नहीं है। परंतु क्या होता है कि कई बारी जब आप 10,000 सॉटी करते हैं, 1 लाख सॉटीज करते हैं, आप उस समय फ्लाइंग करते हैं, तो बीच में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आप एंटिसिपेट नहीं करते, या आप एंटिसिपेट करते हैं तो भी आप उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो सिचुएशंस कुछ ऐसी खराब होती हैं। देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेशंस जमीन के पास किए जाते हैं उसमें डेफिनेटली लेवल ऑफ रिस्क जो है वो बहुत हाई रहता है। आप आसमान में दूर रहते हैं, आपके पास समय रहता है बचने का, परंतु आप जमीन के पास रहते हैं तो हवाई जहाज में कोई भी गड़बड़ी जो है वो मात्र आपको 3 से 4 सेकंड रिएक्शन टाइम देगी। उस रिएक्शन टाइम में आपको ये डिसाइड करना है, आप अपनी जान बचाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे, या आप क्या करेंगे। और इन तस्वीरों में दिख रहा है, साफ दिख रहा है सर, कुछ ही सेकंड्स में तेजस नीचे गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, और जो पायलट हैं उन्होंने लोगों की जान बचाने को चुना, उन्होंने लोगों की जान बचाई। हालांकि इन सब में दुखद बात यह है कि पायलट की जान चली गई, उनको इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला। वो इजेक्ट हुए नहीं क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग ये एयर शो देख रहे हैं उनकी जान पर बात ना आए, जान माल का नुकसान ना हो। और यही तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकल एरर की भी बात की जा रही है, इंटरनेशनल एंगल की भी बात की जा रही है, जिस तरीके से फोटोज या वीडियोस वायरल किए गए थे और फैक्ट चेक करना पड़ा था, भारत की तरफ से फैक्ट चेक हुआ था और बताया गया था कि सब फेक खबरें हैं, सारी फेक न्यूज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवनाथ सर, आप भी इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या फर्स्ट थॉट आ रहा है? ये क्या ऐसा हो गया कि अचानक से ऊंचाई पर उड़ता हुआ तेजस, अपने कर्तव्य दिखाते हुए, अपने पावर को दिखाते हुए तेजस आग के गोले में तब्दील हो गया?
जी हाँ प्रापित जी, सबसे पहले तो है कि बहुत ही दुखद घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से परिवारजनों को अपनी संवेदनाएं भेजता हूँ। दूसरी बात है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, दुबई एयर शो में बेस्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स भेजा जाता है, हजारों में से एक। दूसरा बात, उसको बहुत ब्रीफ करके भेजा जाता है, ऑथराइज किया जाता है कि क्या क्या मैनूवर करेगा, किस तरह से करेगा, और एक सेकंड टू सेकंड प्लानिंग करके भेजा जाता है। तीसरी बात है कि दुबई एयर शो में बेहतरीन इंजीनियर्स गए हुए हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स हों या वो एचएएल के इंजीनियर्स हों। और जो हमारा जहाज ऑफर किया जाता है फर्स्ट फ्लाइट के पहले, उसकी बेस्ट इंजीनियर्स मिलकर सर्विसिंग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जहाज का हर कंपोनेंट, हर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार, सबसे बड़ी बात जितनी सेफ्टी इक्विपमेंट है, उसका इजेक्शन सीट, उसका पैराशूट, हर चीज दुरुस्त है, सर्विसेबल है, काम कर रहा है। अभी जो वीडियो नजर आ रहा है इसमें देख सकता हूं कि पायलट जो है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मैनूवर कर रहा है। अब देखिए प्राची, मैं भी एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाया है। डाउनवर्ड मैनूवर्स जो हैं वो जब खासतौर से जब जमीन के पास, जमीन की तरफ किए जाते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होता है, और कह भी देता हूं कि वो थोड़ा रिस्की मैनूवर भी होते हैं। लेकिन मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि ये एक ऑथराइज्ड मैनूवर किया जाता है, ब्रीफ किया जाता है पायलट को। उसके जो सुपीरियर्स हैं वो बताते हैं कि क्या गलती हो सकती है, अगर ऐसी गलती हुई तो ऐसे करना, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई तो ऐसे करना। उसके बाद ही उसको वर्टिकली डाउनवर्ड मैनूवर्स करने के लिए सर अब अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। एक तस्वीर है, जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें। सबसे नई तस्वीर है क्रैश के बाद की। ये तस्वीर आप देखिए, आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और ये काला धुआं जब तेजस क्रैश हुआ उसके बाद की ये बिल्कुल तस्वीरें हैं। जब तेजस क्रैश हो गया, एक आग के गोले में तब्दील हो गया और पूरा का पूरा जो आसमान है वो आग के धुएं में तब्दील हो गया था। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन की बात कर दी गई है। ये पता लगाने की कोशिश है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। तेजस जो कि अपनी पावर को दिखा रहा था, तेजस जो कल तक एयर शो में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, भारत की डिफेंस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था, अचानक से कुछ ही सेकंड्स में ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे करके नीचे आया और फिर जमीन पर क्रैश होकर एक आग के गोले में तब्दील हो गया। तो ये तस्वीरें हैं जो कई बातों को जन्म देती हैं। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर, बताइए क्या रिस्की होता है और क्या मुश्किलें आती हैं जब ऐसे करतब दिखाने होते हैं। प्राची देखिए, जो एयर शो होता है इसमें आबोहवा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने भी पार्टिसिपेट किया होता है। एयर शो के दौरान क्या होता है, तीन चीजें पायलट को बोली जाती हैं कि आप सिर्फ उन्हीं मैनूवर्स को करोगे जिसको कि आप अंडर सुपरविजन सैकड़ों बार, हजारों बार प्रैक्टिस कर चुके हो, जो कि हर एयर शो के पहले पायलट को ब्रीफ किया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि वह उसी मैनूवर को कर रहा था जिसको कि भारत में और दुबई में पहुंचकर भी इस हमारे शहीद पायलट ने बार बार प्रैक्टिस किया है। तो होता यह है कि मैं पायलट की भावना बताता हूं कि एयर शो के दौरान दुनिया भर के बेहतरीन हवाई जहाज, बेहतरीन बेस्ट फाइटर पायलट वहां पहुंचे होते हैं। चीन ने अपना J-35 भेजा हुआ है वहां पर, पाकिस्तान ने JF-17 भेजा हुआ है, फ्रांस ने वहां रफायल भेजा हुआ है, यूरो फाइटर आया हुआ है। ऐसे टाइम में जब हमारा तेजस भी वहां फ्लाई करता है तो देश की इच्छा होती है कि हमारा जो पायलट है, हमारा जो विमान है, वो इस तरह के मैनूवर करे जिसको देखकर दूसरे देश के लोग इंप्रेस हो जाएं। अब देखिए क्या होता है, प्रोफेशनल्स भी, सब एयर शो में दुनिया के सारे देशों के प्रोफेशनल्स होते हैं, डिफेंस अटैचीज होते हैं। तो मैं अपने अनुभव से बोलता हूं कि इस एयर शो में देखिए अफ्रीकन कंट्रीज के डिफेंस अटैचीज होंगे, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के डिफेंस अटैचीज होंगे,
लैटिन अमेरिका के डिफेंस अटैचीज होंगे। वियतनाम ने और फिलीपींस ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है तेजस में, उनके डिफेंस अटैचीज होंगे। तो हमारे पायलट की दिल्ली तमन्ना होती है कि ऐसा मैनूवर करके दिखाए जो कि शायद यूरोफाइटर नहीं कर पाता है, या जो कि शायद JF-17 पाकिस्तान का एयरफोर्स नहीं कर पा रहा है। इसका पर्पस ये है, ये दिखाना कि हमारा बेस्ट पायलट जो है वो इस जहाज से किस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन वो भी तब जब तेजस को शो करने का वक्त है सर। वो तेजस जो दुनिया में जिस पर विश्वास किया जा रहा है, दुनिया में जिस जेट की चर्चा होती है, उसको आपको शोकेस करना है। और इसी दौरान अगर ऐसा हादसा होता है तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो जहन में आते हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो जहन में आते हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह तस्वीरें हैं। अचानक से धीरे धीरे करके ऊंचाई कम होती है और फिर उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो जाता है। पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि ये पायलट की सूझबूझ है कि जो जगह चुनी वो वैसी जगह जहां पर लोग ना हो, ताकि लोगों को वो चोट ना पहुंचे, लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, ये वहां पर पायलट ने सूझबूझ दिखाई। लेकिन दुखद खबर यह है कि पायलट की जान चली गई, पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक जाबाज पायलट को भारत ने खो दिया, ये जरूर कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें कई प्रश्नों को जन्म देती हैं और तस्वीरें ये बताती हैं कि ऐसा क्या हो गया आखिरी वक्त पर कि तेजस ऐसे नीचे धमाके के साथ गिरता है और आग का गोला बन जाता है। DK पांडे सर, अभी जिस फेक न्यूज की हम बात कर रहे थे, जो एक एजेंडा चलाया जा रहा था, जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, क्या उस घटनाक्रम को आज की इन तस्वीरों से जोड़कर कोई चर्चा की जा सकती है? देखिए, संभावनाओं को तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा देखिए, वहां पर कोई भी एयर शो होता है तो सिक्योरिटी के एलिमेंट होते हैं और आप खुद जो है जानते हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आप उन एस्पेक्ट को पहले से मेंटली एड्रेस करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि आप सुरक्षा जो सिस्टम्स हैं उस ध्यान देते हैं कि कोई उसके आसपास नहीं जाए, और टीम वहां रहती है। और दुबई, देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली किसी को अगर कोई सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं तो दुबई एयर शो पर लोगों को प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि हमारा जहाज जा रहा है, वो सबटाज वहां पर हो सकता है। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि प्रभावित होंगे। मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी का कोई इश्यू इसमें होगा, लेकिन नकारा नहीं आ सकता जब तक कि हमें फैक्ट सामने नहीं आ जाए। दो महत्वपूर्ण बातें जो देखनी होंगी कि क्या पायलट ने इजेक्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए 2-3 सेकंड का समय इतना कम होता है कि आप बोलते हैं 1, 2 और 2 सेकंड हो गए, तो इतने कम समय में आपको तेजी से मैनूवर करना, ये एक निश्चित रूप से बताता है कि प्रयास क्या नहीं किया। क्योंकि हम चाहते थे जानना कि जहाज की काबिलियत जो है वो तो हमने सबने देखी, लेकिन क्या जब लो लेवल पर इजेक्शन पॉसिबल होता है तो किस लेवल पर होता है, किस दिशा में होता है, किस प्रकार से उसको हैंडल कर पाते हैं। तो ये सब एलिमेंट निश्चित रूप से हम देखेंगे, और अगर जहां भी कुछ लैप्सेस होंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर हमें सुधार करना होगा तो निश्चित रूप सुधार करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमें सुधार का। F-16 जब डेवलप हुआ, देखिए उसको कितने वर्ष लगे, कितने जहाज वो उनके क्रैश हुए। तो कोई भी देश हो, अब तो जांच के बाद ही ये सामने आएगा कि तेजस में ऐसा क्या हो गया था कि आखिरी वक्त पर आते आते आखिरी दिन आज शोकेश का था, तेजस क्रैश हो गया और ये दुखद खबर दुबई से सामने आई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।